हम सभी चाहते हैं कि हम तरक्की करें, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याएं सही रास्ते से भटका देती हैं। आखिर ऐसे में क्या करना चाहिए? वैसे तो हर इंसान को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी अपमान का भी सामना करना पड़ता है और कभी किसी की बात इतनी बुरी लग जाती है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग तनावग्रस्त होकर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसी बातों को चुनौती की तरह लेते हैं और हर कठिनाई और समस्या से कुछ न कुछ सीख कर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसे ही लोगों को आगे जाकर मिल ही जाती है अपनी मंजिल। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सरकार नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश भर में एम्स अस्पताल खोले जाने की जरूरत पर बल दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 और अमृत 2 को डिजाइन किया गया है। इसका मकसद सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करना है। ये मिशन देश में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मददगार होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की पहली राष्ट्रीय स्तन कैंसर हेल्पलाइन की शुरुआत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह हेल्पलाइन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उपराष्ट्रपति ने एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इससे सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अगस्त में कोयला, क्रूड ऑयल और स्टील समेत 8 बुनियादी क्षेत्रों के उत्पादन में 11.6% की वृद्धि देखने को मिली है। ये लगातार तीसरा महीना है जब कोर सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल अगस्त महीने के मुकाबले इस साल अगस्त में कोयला, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन 8 उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नए वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने आरकेएस भदौरिया की जगह ली है। वीआर चौधरी वायुसेना में 1982 में शामिल हुए थे। पदभार संभालने के बाद नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। गुजरात तट पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवात के रूप में बदल गया है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसके और तेज होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाने की संभावना भी है। भारी बारिश और चक्रवात को देखते हुए सभी तटीय जिलों को सतर्क कर दिया गया है। मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। यहां के कुपवाड़ा जिले में उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 15 ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1000 महिलाओं का 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद योजना के विशेष आवरण का भी विमोचन किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं। मोहन भागवत संघ के प्रांत मुख्यालय केशव कुंज से
भी संघ और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही गोवा मुक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात भी करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, यवतमाल, बुल्ढाना जिले बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राहत और बचाव कार्य में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और नौकाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और राज्यों के बाद अब एक नजर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। न्यूजीलैंड ने एक नया सुरक्षा कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत आतंकवादी हमले की तैयारी को अपराध घोषित करने की व्यवस्था है। न्यूजीलैंड के न्याय मंत्री क्रिस फाफोई ने कहा है कि आतंकवाद की प्रकृति बदल गई है और दुनिया भर में बड़े संगठित समूहों के बजाय अकेले व्यक्ति भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। जॉर्डन ने सीरिया के साथ अपनी मुख्य सीमा फिर पूरी तरह खोल दी है। दोनों देशों की संघर्षरत अर्थव्यवस्थाओं को रफ्तार देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सीरिया के क्षेत्र में अब सुरक्षा की स्थिति स्थिर है और बताया जा रहा है कि यह स्थिरता बरकरार रहेगी। सीरिया सरकार ने अपने दक्षिणी हिस्से से विद्रोहियों को खदेड़ने के बाद जाबेर सीमा को 2018 में फिर खोल दिया था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इसे बंद कर दिया गया था। अमेरिका की संयुक्त सेना के प्रमुख जनरल मार्क मिले ने कहा है कि अफगानिस्तान में अल कायदा या आईएसआईएस के फिर से संगठित होने की प्रबल आशंका है। मिले ने कहा है कि अफगानिस्तान से आतंकवादियों का खतरा अब वैसा नहीं है जैसा 11 सितंबर को लेकर था, लेकिन अल कायदा और आईएसआईएस के फिर से संगठित होने की परिस्थितियां बन सकती हैं। अगले साल फरवरी में होने वाले बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए दूसरे देशों से आने वाले दर्शकों को कोविड महामारी के कारण स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। कोविड मानकों का पालन करते हुए मैच के लिए सिर्फ चीन के ही दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी जाएगी। आईओसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ी जिनका टीकाकरण हो गया है, उन्हें कोविड मानकों के तहत रहना होगा। और अब बात आज के खास दिन की। प्रीति, आज विश्व शाकाहार दिवस है और हम ये देख रहे हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि शाकाहार को अपना रहे हैं। बिल्कुल, आज दुनिया वीगन होने की तरफ आगे बढ़ रही है और इसके अलावा हम देखें तो 1 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत उत्तरी अमेरिका से हुई थी। बिल्कुल, और आखिर विश्व शाकाहार दिवस मनाया क्यों जाता है और इसका मकसद क्या है? पूरी दुनिया में हुए कई शोधों के बाद अब कई लोग ये मानने लगे हैं कि सेहत के लिए शाकाहार मांसाहार से बेहतर है। कई विशेषज्ञों की राय है कि शाकाहार को अपनाकर अनेक घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे में इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद अधिक से अधिक लोगों को शाकाहारी भोजन को लेकर जागरूक करना है। विश्व शाकाहार दिवस के मौके पर आपको बताते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। आज दुनिया भर में विश्व शाकाहार दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस शाकाहारी जीवन शैली के लाभों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों को इंगित करता है। विश्व शाकाहार दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर 1977 में पहली बार मनाया गया था और इस सिलसिले की शुरुआत वर्ष 1944 में बनी वेजिटेरियन सोसाइटी ने अपनी स्थापना की 50वीं सालगिरह पर की थी। मकसद था लोगों में शाकाहार को बढ़ावा देना। तब से शाकाहार दिवस को हर वर्ष मनाया जाता है। शाकाहार हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर के खतरे को कम करता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और इसके साथ ही शारीरिक स्थूलता भी कम होती है। शाकाहार में साबुत अनाज, मेवा, फल और सब्जियां शामिल हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन के साथ साथ शरीर को जरूरी खनिज पदार्थ देते हैं। प्रीति, आज कॉफी अच्छी बनी, आपने टेस्ट की कि नहीं की? बिल्कुल, आप जानते हैं मैं आज
स्पेशल मैंने आज कहा भी था कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि वैसे तो मैं चाय पीती हूँ, लेकिन आज हम कॉफ़ी की बात क्यों कर रहे हैं पराक्रम? मैं भी वही सोच रहा था, अभी तक हम शाकाहार दिवस की बात कर रहे थे और आते आते अब हम कॉफी पर आ गए। दरअसल आज इंटरनेशनल कॉफी डे है और आप यदि कॉफी पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से आज आपका दिन है। वैसे प्रीति, इंटरनेशनल कॉफी डे क्यों मनाया जाता है? और इसी के बारे में हमारी ये रिपोर्ट बताएगी। 1 अक्टूबर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉफी बीन्स को इकट्ठा करना बड़ी मेहनत का काम है और इस दिन को उनके सम्मान के लिए भी मनाया जाता है जो कड़ी मेहनत करके कॉफी बीन्स चुनकर आपके और हमारे घरों तक कॉफी पहुंचाते हैं। तो आइए इंटरनेशनल कॉफी डे पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कॉफी हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। अक्सर हमारे दिन की शुरुआत कॉफी के साथ होती है। कॉफी का सेवन पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कॉफी सेहत के लिए लाभदायक तो होती ही है, साथ ही हमें तरोताजा भी रखती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफी दिवस आयोजित किया था। साल 2014 में इस संगठन ने 1 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाने का फैसला किया था। ये वो दिन है जब कॉफी किसानों के मुद्दों को तवज्जो दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस का मकसद उस तबके का सम्मान और सराहना करना है जो दिन रात मेहनत करके कॉफी उपजाते हैं या फिर इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हालांकि कॉफी स्वाद में थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। ये हमें ऊर्जा देती है और स्वाद भी, साथ ही वसा को भी कम करती है। पर सबसे बड़ी बात, कॉफी हमारे दोस्तों और करीबियों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने का एक अच्छा जरिया है। तो अगली बार कॉफी के कप को उठाते वक्त ध्यान से जरूर देखिएगा। तो कॉफी पसंद करते हैं तो आज कॉफी जरूर पीजिएगा। और बिल्कुल कॉफी को लेकर तमाम बातें हैं और आजकल तो हम देखते हैं कि जो लोग भी तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो ब्लैक कॉफी का सेवन करते हैं। और पराक्रम, हम देखें तो डायबिटीज टाइप 2 और अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों का खतरा भी कॉफी पीने से काफी कम होता है। यानी इसके जो एक तरह से सेहत को लेकर फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। और जब बात अब सेहत की हो ही रही है तो आपको सेहत के सेगमेंट में बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन अगर जीना चाहते हैं तो क्या कुछ उसके लिए जरूरी है। वैसे प्रीति, हम बात करते हैं योग की। योग का तो बहुत ज्यादा महत्व है और अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत के योग को बहुत तत्परता के साथ और इस तरीके से अपना रहे कि वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो बिल्कुल हमने खाने और पीने की बात तो कर ही ली है और अब बात हो जाए थोड़े से वर्कआउट, एक्सरसाइज या कहें योग की। किसी भी रूप में आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में जरूर एक्सरसाइज को शामिल करें और योग भी इसका काफी अच्छा जरिया हो सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज के योग के सेगमेंट में सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से धीरे से श्वास लें। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से पूरा श्वास बाहर, दाईं नासिका से श्वास लें और बाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सूर्य भेदी प्राणायाम आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, आपके शरीर में हीट को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन कम करने में उपयोगी है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो इस अभ्यास को ना करें। पराक्रम, हमने देखा सूर्य भेदी प्राणायाम और ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जो सांस लेने की प्रक्रिया है, योग में कहा जाता है कि उस पर कंट्रोल करना एक तरह से योग को सही करने की दिशा में एक बड़ा कदम होता है और ये काफी ज्यादा फायदे भी। और प्रीति, मुझे लगता है कि यदि आप इसको रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हद तक आपके लिए ये आसान होता जाएगा। मतलब जो कठिन से कठिन आसन है वो भी बहुत आसान हो जाता है। रात 9 बजे देखिए बिल्स एंड इनसाइट।
और फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास। हर इंसान में अपनी परंपरा और संस्कृति की खुशबू रची बसी होती है, और हमें जब भी इसे जीने का मौका मिलता है तो पांव खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ। हेलो इंडिया। और अब बात आज के इतिहास की। और आइए आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 1 अक्टूबर के नाम क्या बड़ी और खास घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 1919 में आज ही के दिन हंटर समिति की स्थापना की गई। लॉर्ड हंटर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन आदि हुए, उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना की। इस जघन्य हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। वर्ष 1953 में आज ही के दिन इतिहास में आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना था। क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र ने कर्नूल को अपनी राजधानी के साथ राज्य का दर्जा पाया। वर्ष 1854 में आज ही के दिन भारत में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट की शुरुआत हुई। इसी के साथ ही महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर को जारी किया गया। तत्कालीन भारतीय वायसरॉय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण किया था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। और अब बात करते हैं न्यूज यू कैन यूज की, यानी कि एक ऐसी खबर जो कि आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर निर्भर करता है, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण स्कीम की शुरुआत की है। मौजूदा समय में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाता है, जिसे मिड डे मील योजना कहा जाता है। लेकिन अब इसे पीएम पोषण स्कीम में समाहित किया गया है, और पीएम पोषण स्कीम के जरिए इस योजना को और विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत देश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा। स्कीम में देश के 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा। स्कीम का फायदा देश के 11 लाख 20 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा। सरकार पीएम पोषण स्कीम पर 1.31 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेगी। यह योजना बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, वहीं पौष्टिक भोजन से उन्हें भरपूर पोषण भी मिलेगा। पीएम पोषण स्कीम को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाएंगे, लेकिन स्कीम को चलाने की अधिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। गेहूं और चावल का पूरा खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी। स्कीम के तहत केंद्र और राज्य 60 और 40% के अनुपात में सहयोग देंगे। मौजूदा समय में देश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाता है, जिसे मिड डे मील योजना कहा जाता है। लेकिन अब मिड डे मील की जगह पीएम पोषण स्कीम ले लेगी। और इसके बाद बात करते हैं आज के फाइनेंस ज्ञान की, और आपको बताएंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी शब्द आपको कई जगहों पर सुनने को मिलता है, जैसे खबरों में, अखबारों में। लेकिन प्रीति, एक सवाल ये भी आता है कि जीडीपी आखिर है क्या? बिल्कुल, ये जैसा आपने कहा कि खबरों में तो हम बहुत सुनते हैं, और लेकिन हो सकता है कई लोगों को जीडीपी का फुल फॉर्म तक ना मालूम हो। और हम बताएं कि किसी भी देश की तरक्की में इसका योगदान क्या होता है, ये समझना भी काफी जरूरी है, और इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है।
दरअसल जीडीपी जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक पैमाना है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि किसी देश में विकास किस गति से हो रहा है। इसलिए किसी भी देश के जीडीपी का अच्छा होना उस देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। आइए हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट के जरिए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए जीडीपी जब बढ़ती है ना जी, तो उस बेसिकली एक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री दिखाता है। अगर जीडीपी तभी बढ़ेगी जब लोगों में प्रॉस्पेरिटी हो, सबको नौकरियां मिली हो, जो कि नॉर्मली कभी किसी भी इकोनॉमी में नहीं होता। इवन अमेरिका भी, उसकी सबसे ज्यादा जीडीपी है, कोई 17-18 ट्रिलियन डॉलर होगी, 18 पॉइंट समथिंग है, और 14-15 ट्रिलियन डॉलर चाइना की है। तो इनमें भी पूरी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, पर फिर भी एज कंपेयर टू इंडिया द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मच लेस एंड एज सच द कंट्री इज वेरी प्रॉस्परस। जीडीपी हाई होगी तो मतलब प्रॉस्परस इकोनॉमी है, प्रॉस्परस लोग होंगे, उनका रहन सहन समृद्ध, जिसे कहें ना समृद्ध जनता होगी वहां। तो जीडीपी को हमने समझा प्रीति आज। बिल्कुल बहुत आसान शब्दों में जीडीपी के बारे में हमें समझाया है। बिल्कुल, और जैसे ये ठीक है, ये चुनौती का समय है, फाइनेंशियल क्राइसिस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन अर्थव्यवस्था धीरे धीरे से लेकिन पटरी पर लौट रही है। बिल्कुल, और जीडीपी यानी एक देश का किसी तरह का, हम कहें तो अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड। और अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, विदा लेने का। लेकिन पराक्रम, हम जानते हैं कि जब सुबह की शुरुआत हो और उसमें संगीत की धुन का साथ ना हो तो वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। इसलिए जाते जाते क्या किन खास धुन के साथ हमारे आज के कलाकार से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। हमारे आज के कलाकार हैं अजय प्रसन्ना, बांसुरी वादक अजय प्रसन्ना। अपनी बांसुरी की धुन से सबका दिल जीतते हैं, तो बांसुरी की ये मधुर तान आप भी सुनिए और मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।